हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो काफ़ी मतलब फेमस है और जिसमें लोगों को काफ़ी डराया भी जाता है। जिनको कालसर्प योग के बारे में नॉलेज नहीं होता है, अक्सर वो लोग डरे डरे हुए देखे जाते हैं और कालसर्प यानी कि कुछ अनहोनी घटना, कुछ डेंजरस ऐसे हमारी कुंडली में योग है, ऐसे लोगों की भावना हो जाती है। तो आइए आज हम जानेंगे कि कालसर्प योग क्या है और कुंडली में वो किस तरह से बनता है और उसे डरना क्यों नहीं चाहिए और उसके उपाय करके कैसे उससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। तो कालसर्प योग से बिल्कुल डरे नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कालसर्प योग होता क्या है। उसके लिए हम एक सैंपल कुंडली देखेंगे। तो यह है एक सैंपल कुंडली। इसमें प्रथम स्थान में राहु बैठा हुआ है, जो कि एक कालपुरुष की कुंडली है जिसमें नंबर 1 लिखा है लगन में, और उसके सप्तम स्थान में केतु बैठा हुआ है। तो जब कभी भी राहु किसी स्थान में रहेगा तो उसके 180 डिग्री केतु रहेगा। तो जिस तरह से राहु और केतु बैठे हुए हैं तो उसके या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में अगर बचे हुए सारे ग्रह होते हैं तो उसे कालसर्प योग कहा जाता है। जैसे कि बचे हुए ग्रहों में से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शनि, शुक्र, तो ये जो ग्रह है अगर ये कुंडली में राहु केतु के एक साइड में आ जाए, किसी भी एक साइड में, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, और राहु केतु की पोजीशन कुंडली में कोई भी स्थान में हो सकती है। जैसे कि इस कुंडली में राहु प्रथम स्थान में देखा जा रहा है, तो वैसे राहु सेकंड हाउस में हो सकता है, थर्ड हाउस में भी हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है या 12th में भी हो सकता है। तो टिल 12th हाउस तक राहु केतु जो है वो एक दूसरे से 180 डिग्री रहेंगे और उन दोनों के या तो कोई भी एक साइड में, या तो लेफ्ट या राइट, डाउन या अप, कोई भी एक साइड में अगर बाकी सारे ग्रह आ जाते हैं तो राहु केतु की चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि राहु केतु उनको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उनके अच्छे फल जो होंगे उसमें वो कमी कर देते हैं, जिसके कारण इंसान को लाइफ में स्ट्रगल देखने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से कुंडली में कालसर्प योग बनता है। अब इस कालसर्प योग के बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन भी है कि जैसे कि राहु केतु के साइड में बाकी सारे ग्रह हो और उसमें से एक ही ग्रह छूट के अपोजिट साइड में चला जाए तो क्या वो आंशिक कालसर्प योग कहा जाएगा। हालांकि आंशिक कालसर्प योग ऐसा कुछ योग कुंडली में नहीं होता है। तो ये तो काफ़ी लोगों को डराने के काम है, या फिर उनको आंशिक कालसर्प योग है ऐसा बताकर उनसे पूजा पाठ करवा के उनसे पैसे लेने के काम लोग करते हैं। तो ऐसे जो फ्रॉड पंडित है तो उनके हम सुझाव में ना आए। तो आंशिक कालसर्प योग ऐसा कुछ होता नहीं है, या तो कालसर्प योग होगा या तो नहीं होगा। और साथ ही साथ में कालसर्प योग जो है वो कुंडली में कभी कभी बुरे प्रभाव देता है। जैसे बनते बनते काम रुक जाते हैं, जैसे कि तुमको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ जाती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई बड़ी चीज़ लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो वो उसमें भी रुकावटें आ जाती है। आप धन संचय नहीं कर पा रहे हो, आपको विविध रोगों ने ग्रस्त कर दिया है, आपका शरीर हमेशा बीमार रहता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न परिणाम राहु केतु के होंगे। तो कालसर्प योग में ऐसे परिणाम तो देखे जाते हैं, लेकिन ये हर एक के लिए एक ही जैसा फल नहीं देता, क्योंकि राहु केतु की जो डिग्री वाइज बलाबल होता है वो भी अलग अलग होता है। और साथ ही साथ में एक कुंडली में अगर राहु केतु है और दूसरे कुंडली में भी सेम योग है तो उन दोनों के इसमें ग्रहों की दशाएं, महादशाएं कैसी चल रही है, कौन से ग्रह की दशा है, तो उस पर भी ये कालसर्प योग का परिणाम डिपेंड करता है। तो दो लोगों के लिए भिन्न भिन्न परिणाम सिद्ध होगा, कभी भी वो एक परिणाम नहीं होगा। अब हम जानेंगे कि कालसर्प योग किस टाइम में नहीं बनता है। जैसे कि ये दो कुंडलियाँ अभी हम देख रहे हैं, जिसमें पहले कुंडली में राहु 12 डिग्री का है, केतु भी 12 डिग्री का है, और शुक्र मंगल जो है वो राहु और केतु के साथ में बैठे हुए हैं। हालांकि एक साइड में कोई भी बाकी के ग्रह आ गए हैं और शुक्र और मंगल जो है वो राहु केतु के साथ में बैठे हैं और दूसरे साइड में कोई भी ग्रह नहीं है। लेकिन शुक्र की जो डिग्री है वो राहु से 1 डिग्री ज़्यादा है, या तो 0.1 डिग्री भी राहु से ज़्यादा है, तो वो कालसर्प योग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो राहु केतु के जो कंट्रोल है उससे वो बाहर चला गया है। साथ ही साथ मंगल भी 15 डिग्री का है, जो कि केतु से ज़्यादा डिग्री है।
तो ये मंगल भी राहु केतु की चपेट से बाहर हो गया, तो ये काल सर्पयोग कुंडली में नहीं बना। अब दूसरी कुंडली में हम देखते हैं कि शुक्र 13 डिग्री का है और राहु 14 डिग्री का, केतु भी 14 डिग्री का है, लेकिन मंगल अकेला 15 डिग्री का होने की वजह से इस कुंडली में भी ये योग काल सर्पयोग नहीं बनेगा। तो अगर एक भी ग्रह डिग्री वाइज भी थोड़ा सा राहु केतु से बड़ा हो जाता है और वो अगर उसके साथ में एक ही स्थान में भी बैठा हो, लेकिन ये काल सर्पयोग इसे हम नहीं कह सकते। तो अगर कोई पोंगा पंडित आपको कहता है कि आपके कुंडली में काल सर्पयोग तो है, क्योंकि राहु केतु जो है उसके एक ही साइड में सारे ग्रह है और मंगल और शुक्र भी राहु केतु के साथ में है, तो ये काल सर्पयोग तो बन रहा है, या तो आंशिक काल सर्पयोग भी बन रहा है, तो ये गलत होगा। इसमें राहु शुक्र और मंगल की डिग्री राहु केतु से कम होनी चाहिए। जैसे कि ये कुंडली में हम देख सकते हैं कि काल सर्पयोग इसमें बन रहा है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक कोई साइड में बाकी के ग्रह है और बचे ये शुक्र और मंगल, अगर इनकी डिग्री भी राहु केतु से कम है, जैसे कि यहाँ हमको दिख रहा है राहु केतु की 14 डिग्री है, शुक्र की 13 डिग्री और मंगल की 12, जो कि राहु केतु के डिग्री से 1 डिग्री या 2 डिग्री कम है, तो इस के केस में काल सर्पयोग डेफिनेटली बन जाएगा। तो इस तरह से काल सर्पयोग के मिसकंसेप्शन है जिसको हम दूर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि काल सर्पयोग से डरना कैसा। अब काल सर्पयोग से डरना क्यों नहीं चाहिए, इसका कारण हमने पहले भी बता दिया कि काल सर्पयोग जो है वो एक्चुअली उसकी दशा और महादशा पे काफ़ी डिपेंड करता है। अगर राहु केतु छोड़ के कोई दूसरे ग्रहों की दशा चल रही है और आपके कुंडली में काल सर्पयोग भी है, लेकिन वो जो ग्रह है वो कुंडली में उच्च का होकर बैठा है जिसकी महादशा चल रही है, या तो वो उस पर गुरु की दृष्टि है, या फिर और भी कुछ ऐसी कंडीशन वहाँ पे फुलफिल हो रही है कि जो राहु केतु से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में राहु काल सर्पयोग जो होगा वो नहीं बनेगा। तो उस महादशा के पीरियड में आपको काल सर्पयोग के परिणाम कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो इससे डरना नहीं चाहिए। साथ ही साथ में अगर कोई एक भी ग्रह राहु केतु के कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो आंशिक काल सर्पयोग उसे नहीं कह सकते, उसे काल सर्पयोग कहना ये उचित नहीं होगा, वो नहीं होगा काल सर्पयोग। साथ ही साथ में डिग्री वाइज बलाबल भी देखें, अगर राहु केतु 0 डिग्री के, 2 डिग्री के, 3 डिग्री के पड़े हैं, या तो फिर 28, 29 ऐसे डिग्री में पड़े हुए हैं, तो राहु केतु के जो प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वो एक तो बाल्यावस्था में रहेंगे या तो फिर वो मृतावस्था में रहेंगे, तो दोनों भी केस में उनकी जो शक्ति है दूसरे ग्रहों को कंट्रोल करने की, तो वो कम हो जाएगी और डेफिनेटली वो काल सर्पयोग है वो ढीला पड़ जाएगा, लूज पड़ जाएगा, और उस केस में हम कहेंगे कि ये काल सर्पयोग यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो ये डिग्री वाइज बलाबल पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। साथ ही साथ गोचर में कौन सा ग्रह अभी चल रहा है, तो उस स्टेज में भी, वो स्टेज में भी हम कह सकते हैं कि काल सर्पयोग का परिणाम नहीं है। तो ये भिन्न भिन्न सिचुएशंस है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये काल सर्पयोग यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है तो इन सब बाकी चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। तो काल सर्पयोग से डरने की कोई भी बात नहीं है। इसके अलग अलग उपाय लाल किताब में या महर्षि पराशर जी के किताब में ये दिए हुए हैं, तो इसे हम इन उपायों को करके अपने काल सर्पयोग से या दोष से इसे हम बच सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं। इसमें सबसे प्रभावी मंत्र है महादेव के मंदिर में हर सोमवार को जाना और हर रोज़ ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना। महादेव जी को प्रसन्न करके हम राहु केतु के जो दुष्प्रभाव है उनको डेफिनेटली कम कर सकते हैं। साथ ही साथ गणेश जी का जो स्तोत्र है उसका पठन करना चाहिए, उससे भी राहु केतु के परिणाम कम हो जाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र का रेगुलर जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र हर उस पीड़ा को कम करता है जो मृत्युल्य कष्टदायक होती है, तो उस पीड़ा को डेफिनेटली महामृत्युंजय मंत्र पाठ करके कम किया जा सकता है। साथ ही साथ घर पे अगर आप मोर पंख रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन वाइल्ड लाइफ के रूल्स ज़रूर देखने चाहिए जो कि हमेशा बदलते रहते हैं। तो अगर रूल्स में हैं तो ज़रूर अपने घर में या अपनी किसी किताब में भी अगर आप मोर पंख रखते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, उससे राहु केतु के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ राहु और केतु के जो मंत्र है उनका उच्चारण भी हमें करना चाहिए, जैसे कि ओम राम राहावे नमः ये राहु का मंत्र, और ओम केम केतवे नमः ये केतु का महामंत्र। अगर इन मंत्रों का हम पठन रेगुलर करेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो बिगड़ी हुई बातें वो फिर से बनती जाएंगी,
आप रोग ऋण से मुक्त हो जाएंगे, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपके घर में धन संचय होने लगेगा, आपकी शिक्षा अच्छी चलने लगेगी। तो इन सब बुरे प्रभाव का धीरे धीरे कम होना इन मंत्रों के जाप से होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ चींटियों को शक्कर या गुड़ खिलाए, उससे भी कालसर्प दोष का परिणाम कम हो जाएगा। बहते नदी में कोयले को बहाए। तो ये अलग अलग उपाय है जो कि अलग अलग ज्योतिषियों ने भी उस पर मुहर लगाई है। तो ये उपाय करने से डेफिनेटली कालसर्प दोष के दुष्परिणाम कम हो जाएंगे। अब कालसर्प योग जो है वो, उसे कालसर्प योग क्यों कहा जाता है? तो उसे इसलिए कहा जाता है कि काल यानी कि समय और सर्प यानी कि सांप। तो समय सांप के समान अगर आपको डंक मारने लगे, समय बात बात पर आपको सताने लगे, आपकी बनती हुई बातें बिगाड़ने लगे, तो इस प्रकार से उसे कालसर्प योग कहा जाता है। तो कालसर्प योग की यही एक डेफिनेशन है कि समय को सर्प के समान मतलब डसना, और समय आपको हमेशा आपकी जो सिचुएशन है उसके बारे में आपको गिराता रहेगा, समय आपको हमेशा तकलीफ़ें देता रहेगा, सर्प के समान वो डंक मारता रहेगा। तो इसे कालसर्प योग या दोष उसे कहा जा सकता है। पूर्व जन्मों के कुछ बुरे कर्मों के वजह से आपकी कुंडली में ये योग हो सकता है, लेकिन जैसे कि हमने अभी जाना कि इसके उपायों से उसे कम किया जा सकता है। और ये कालसर्प योग के प्रभाव राहु या केतु की महादशा अगर रहेगी उसमें वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ राहु केतु में डिग्री वाइज बलाबल अच्छा रहेगा, तभी वो बुरे परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से कंक्लूजन हम ऐसा करते हैं कि कालसर्प योग से डरने की कोई भी बात नहीं है। किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श अवश्य ले। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग या दोष बनता है तो डेफिनेटली उसके उपाय ज़रूर कीजिए, और ये मेंशन उपाय जो है इसे तो आप पक्का कर लीजिए। तो दोस्तों डेफिनेटली आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो से लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।